जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपीपीसीएस प्री 2023 की टेस्ट सीरीज को। इस वीडियो में मैंने दोस्तों जीएस वर्ल्ड के द्वारा यूपीपीसीएस प्री 2023 को केंद्र में रखकर जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई गई हैं उसके टेस्ट फर्स्ट को मैंने दोस्तों इस वीडियो में कवर किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले दिया गया है दोस्तों, आपको बताना है कि वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार सृजन का प्रतिशत है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार सृजन का कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो 58% है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुटेनबर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है। तो याद रखना है दोस्तों, गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है दोस्तों बाह्य अंतरम, याद रखना है दोस्तों, बाह्य अंतरम और किसको अलग करता है दोस्तों, तो मेंटल को अलग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी बाह्य अंतरम और मेंटल को अलग करता है कौन दोस्तों, तो गुटेनबर्ग असंबद्धता। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट दोस्तों, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है दोस्तों, तो 5.5 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, 5.5। नेक्स्ट दोस्तों, सेंट एंड्रियाज भ्रंश निम्न में से किसका द्योतक है। तो याद रखना है दोस्तों, सेंट एंड्रियाज निम्न में से किसका द्योतक है दोस्तों, तो यह है प्लेट का संरक्षी किनारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी प्लेट का संरक्षी किनारा जो है दोस्तों वह सेंट एंड्रियाज भ्रंश का एक उदाहरण है। कौन सा दोस्तों, तो प्लेट का संरक्षी किनारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दोस्तों, कथन और कारण से रिलेटेड सवाल दिया गया है कि भारत में उच्च गहनता की भूकंपीय मेखला हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, फिर दूसरा रीजन दिया गया है, कारण इसका बताया गया है कि हिमालय क्षेत्र में अनुदैर्घ्य उत्क्रम की मेखलाएं हैं। तो याद रखना है दोस्तों, कथन इसका सही है, यानी भारत में उच्च गहनता की भूकंपीय मेखला हिमालय क्षेत्र में स्थित है, यह बात सही है। कारण इसका जो दिया गया है दोस्तों, हिमालय क्षेत्र में अनुदैर्घ्य उत्क्रम की मेखलाएं हैं, यह सही है, लेकिन कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। और आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो याद रखना है दोस्तों, भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्टेकलाइट एक स्थलाकृति है। तो याद रखना है दोस्तों, स्टेकलाइट एक स्थलाकृति कैसी स्थलाकृति है दोस्तों, तो यह एक काष्ठ भूदृश्य स्थलाकृति है दोस्तों। कौन सी, तो स्टेकलेटाइट स्थलाकृति। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि वायुमंडलीय गैसों के प्रतिशत के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कौन सा सही है, तो यह प्रतिशत के बढ़ते क्रम में, तो याद रखना है दोस्तों जिनॉन, हीलियम, CO2 एवं आर्गन, ये जो यहाँ पर क्रम दिया गया है दोस्तों वह बिल्कुल सही है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है दोस्तों, लगभग 21% पाया जाता है। आर्गन कितना है दोस्तों, तो आर्गन याद रखना है, आर्गन है 0.93%। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड सभी को मालूम होगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.03% है दोस्तों। फिर आर्गन कितना है दोस्तों, तो आर्गन याद रखना है दोस्तों, आर्गन है हमारा 0.005% दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों हमारा, क्या दिया गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम बार विवरण दिया गया। तो याद रखना है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम बार जो विवरण है वह किनके द्वारा दिया गया, तो याद रखना है जोसेफ फोरियर के द्वारा जो है दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम बार विवरण दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है। तो वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम क्या है दोस्तों, तो याद रखना है सही अनुक्रम है दोस्तों परिवर्तन मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका क्या, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण बहुप्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना जिसके द्वारा क्या होता है, तो विकिरण
ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी प्रकाश ऊर्जा जो है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, डोल ड्रम किस दाब पट्टी में पाया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, डोल ड्रम का जो क्षेत्र है वह विषुवतीय निम्न दाब पट्टी में पाया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो याद रखना दोस्तों, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का डूबा हुआ विस्तार है, बिल्कुल सही है दोस्तों। महाद्वीपीय मग्न तट ग्रेनाइट से निर्मित है, यह भी सही है। महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का एक भाग है, यह भी सही है दोस्तों। यहाँ पर जो ऑप्शन गलत है दोस्तों वह है डी, सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट अटलांटिक महासागर में स्थिर है। यह जो स्टेटमेंट है दोस्तों यह गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है? तो यह है दोस्तों आर्कटिक। याद रखना है आर्कटिक महासागर में स्थित है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन जो है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ है दोस्तों नदी का नाम और दूसरे तरफ क्या है दोस्तों? तो मुहाने पर जलाशय का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि सही क्या है, इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना है आपको क्या कि ओरिनिको जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यह है दोस्तों अंध महासागर, जिसे हम लोग अटलांटिक महासागर के भी नाम से जानते हैं। नाइजर जो है दोस्तों गिनी की खाड़ी, नाइजर जो नदी है वह कहाँ पर स्थित है? तो गिनी की खाड़ी में, मुहाने पर जलाशय का नाम है। फिर वोल्गा जो है दोस्तों वो कहाँ पे है? तो याद रखना है इसका मुहाना जो है दोस्तों कैस्पियन सागर है, और आमूर का जो मुहाना है दोस्तों वो कौन सा है? तो प्रशांत सागर है। तो ओरिनिकी नदी का मुहाना कहाँ पर है दोस्तों? अंध महासागर में। नाइजर का हो जाएगा क्या? गिनी की खाड़ी। वोल्गा का हो जाएगा कैस्पियन सागर, और आमूर का हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर। तो ए का हो जाएगा दोस्तों क्या? तो ए का तो 3 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा दोस्तों 4, और डी का हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3142। 3142 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और वो ऑप्शन है सी। फिर 14 नंबर है दोस्तों, कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण भारत के जनांकीय विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। कारण इसका बताया गया है दोस्तों कि गांव में स्थानांतरण का मुख्य कारण गरीबी है। तो याद रखना है दोस्तों, ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण भारत के जनांकीय विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। कारण इसका जो दिया गया दोस्तों, गांव में स्थानांतरण का मुख्य कारण गरीबी है, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या नहीं करा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेल समूह दिया गया और दूसरे तरफ क्या दिया गया दोस्तों? तो सेल तंत्र दिया गया। तो आर्केनियन किसका हो जाएगा दोस्तों? किस सेल तंत्र का उदाहरण है? तो याद रखना है दोस्तों यह है किसका? तो यह है दोस्तों धारवाड़ का। आर्केनियन किसका है दोस्तों? तो धारवाड़ सेल तंत्र का उदाहरण है। सेल समूह जो है दोस्तों आर्केडियन किसका उदाहरण है? धारवाड़ का। फिर पुराण है दोस्तों, यह किसका उदाहरण है? तो यह है दोस्तों विंध्यन का। फिर द्रविड़ियन है दोस्तों, यह क्या है दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों यह है ऑर्डोविशियन का। फिर आर्यन जो है दोस्तों किसका सेल तंत्र है? तो याद रखना है दोस्तों यह है गोंडवाना का। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3412। 3412 किस ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन ए में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की जनजातियों के वितरण का निम्न में से कौन सा क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर सही है? तो याद रखना है दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सा सही है? तो सबसे पहले होगा दोस्तों नागा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो संथाल, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? गुंड, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा? भील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विशाखापट्टनम में जहाज निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। पिंजौर में मशीन औजार बनता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। भद्रावती पर लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित है, यानी भद्रावती में लौह एवं इस्पात बनता है दोस्तों, सही है। टीटागढ़ में जो है दोस्तों रेलवे उपकरण बनता है, यह जो है दोस्तों गलत है। ठीक है, यह टीटागढ़ किसके लिए फेमस है दोस्तों? तो याद रखना है यह कागज उद्योग के लिए फेमस है दोस्तों। कौन सा? तो टीटागढ़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गलत है। फिर कथन और कारण से रिलेटेड सवाल दिया गया दोस्तों। कथन और कारण क्या है? कथन दिया गया कि भारत का प्रजननता संक्रमण तीव्र रहा है। ठीक है, तो भारत का प्रजननता संक्रमण तीव्र रहा है, यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। फिर है भारत का साक्षरता संक्रमण धीमा रहा है, तो यह जो है दोस्तों कारण इसका सही है। यानी यहाँ पर जो कथन दिया गया दोस्तों वह गलत है, किंतु इसका
कारण जो दिया गया है दोस्तों वह सही है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 19 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, इस समय वायसराय मॉन्टेग्यू थे दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। इस समय जो वायसराय थे वो कौन थे दोस्तों, तो मॉन्टेग्यू थे, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, इस समय जो वायसराय थे दोस्तों मॉन्टेस्क्यू थे, ये गलत है। इस समय वायसराय मॉन्टेस्क्यू नहीं थे दोस्तों, ये क्या थे, सचिव थे। चेम्सफोर्ड कौन थे, वायसराय थे, याद रखना है। इस भारत शासन अधिनियम को याद रखना है दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। और इस समय जो वायसराय थे वो कौन थे दोस्तों, तो चेम्सफोर्ड वायसराय थे, याद रखना है कौन थे, तो चेम्सफोर्ड वायसराय थे। और मॉन्टेग्यू क्या थे दोस्तों, तो भारत सचिव थे, याद रखना है कि ये क्या थे, ये भारत सचिव, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया दोस्तों। फिर है दोस्तों, इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया, ठीक है। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन इसी अधिनियम के थ्रू किया गया था। तो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें केवल जो एक है दोस्तों वह सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति, तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पद्धति का सुझाव दिया था दोस्तों। अशोक मेहता ने जो है दोस्तों द्विस्तरीय पद्धति का सुझाव दिया था, ठीक है, याद रखना है। फिर है क्या दोस्तों हमारा एमएल सिंघवी ने जो है दोस्तों स्थानीय स्वशासन पद्धति का सुझाव इनके द्वारा दिया गया था। और जीवी के राव समिति के द्वारा क्या सुझाव दिया गया था दोस्तों, तो प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार, इनके द्वारा यह सुझाव दिया गया था दोस्तों। तो ए का हो जाएगा दोस्तों 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2143 एक ही ऑप्शन में दोस्तों, और वो ऑप्शन है सी। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं दोस्तों, तो उसी को ध्यान में रखकर मैंने यह टेस्ट सीरीज आपके लिए लाया हूँ दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सिद्धांत क्या जाना जाता है दोस्तों, तो यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सलाइजेशन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो याद रखना है दोस्तों, उद्देशिका संविधान का भाग है। उच्चतम न्यायालय ने कब यह बताया था दोस्तों, तो याद रखना है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था दोस्तों कि उद्देशिका यानी प्रीएम्बल जो है दोस्तों संविधान का भाग है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। फिर है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ राजनीतिक दल दिया गया और उसका गठन वर्ष दिया गया। तो याद रखना है दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो यह हुई थी 1920 ईस्वी में। फिर सीपीएम की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो यह स्थापना की गई थी 1964 ईस्वी में। फिर AIADMK की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना की गई थी 1972 ईस्वी में। और फिर तेलुगु देशम की स्थापना जो है दोस्तों 1982 ईस्वी में की गई थी। तो ए का हो जाएगा दोस्तों 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, जो कि किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो यह है ऑप्शन ए में। फिर दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में पूछा जा रहा है दोस्तों, कौन सा कथन इसमें सही है। तो याद रखना दोस्तों कौन सा कथन इसमें सही है। विधायिका के कृतियों पर निर्बंधन करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में कि विधायिका के कृतियों पर यह निर्बंधन लगाता है यानी रोक लगाता है। कार्यपालिका के कृतियों पर भी निर्बंधन करता है, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व में ऐसी कोई भी कार्यपालिका और विधायिका पर निर्बंधन नहीं लगाता है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर न तो कथन 1 सही है और न ही कथन 2 सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। संसद का गठन, तो याद रखना दोस्तों संसद का जो गठन है किस आर्टिकल के तहत है, तो संसद का जो गठन है दोस्तों वह अनुच्छेद 79 के तहत है, ठीक है। फिर राज्यसभा की जो संरचना है दोस्तों वह किसमें, अनुच्छेद 80 में, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में, याद रखना है। सरला के नाम से आप याद रख सकते हैं, सरला, स मतलब संसद, आर मतलब राज्यसभा, ल मतलब लोकसभा। इसका गठन जो है दोस्तों 79 में है। राज्यसभा का है दोस्तों 80 में और लोकसभा का कितना है दोस्तों 81 में।
संसद के सत्र या सत्रावसान एवं विघटन किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो यह है आर्टिकल 85 में। तो यहाँ पर जो जितने भी लगे हुए हैं दोस्तों वह बिल्कुल सही लगे हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, जो कि किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो यह है ऑप्शन ए में। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया। तो याद रखना है दोस्तों, सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था दोस्तों, तो याद रखना है अनुच्छेद 311 के तहत यह दिया गया था दोस्तों, संवैधानिक सुरक्षा के उपबंध। याद रखना है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311। और अनुच्छेद 312 तो सभी लोग जानते होंगे दोस्तों किससे संबंधित है, तो यह है दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से। याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल की स्वविवेक संबंधी शक्तियों का संबंध किस और किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों से है। तो याद रखना है दोस्तों, राज्यपाल जो है अपनी स्वविवेक शक्तियों का प्रयोग करता है, किस अनुच्छेद में यह बताया गया है दोस्तों, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 163(1) में भी है दोस्तों। इसका वर्णन अनुच्छेद 239(2) में भी है, अनुच्छेद 356 में भी है दोस्तों, और साथ ही साथ याद रखना अनुच्छेद 371 में भी जो है दोस्तों राज्यपाल की स्वविवेक की संबंधी शक्तियों का संबंध है दोस्तों इन आर्टिकलों में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा दोस्तों, तो याद रखना वह क्या होगा, तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है। तो याद रखना कौन सा सुमेलित क्रम में है दोस्तों, तो या रेडियम, रेडियम का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो रेडियम का खोज किसने किया था, तो मैडम क्यूरी ने। पेनिसिलिन का खोज किसने किया गया, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। एक्सरे की खोज जो है दोस्तों डब्ल्यू के रोंटगेन के द्वारा किया गया था, और चेचक के टीके का खोज किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो एडवर्ड जेनरल के द्वारा। तो ए का हो जाएगा दोस्तों 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा दोस्तों 4, और डी का हो जाएगा दोस्तों 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, जो कि किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे है, तो वो कौन सा चर प्रभावित होता है दोस्तों, तो याद रखना तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है दोस्तों, लेकिन जो नहीं बदलता है दोस्तों वो कौन सा नहीं बदलता है, तो याद रखना है दोस्तों आवृत्ति जो होता है दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है दोस्तों तो उसका आवृत्ति नहीं बदलता है, जबकि तरंगदैर्घ्य और वेग यह बदल जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है दोस्तों। कथन हमारा है कि यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, बिल्कुल सही है। कारण इसका दिया गया है दोस्तों कि बर्फ एक दुर्बल चालक है, तो यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसी रीजन के कारण, क्यों, क्योंकि बर्फ एक दुर्बल चालक होता है दोस्तों, यही कारण है कि यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पर कथन भी सही है दोस्तों और कारण भी सही है, और कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या करा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट भी जो है दोस्तों कथन और कारण से रिलेटेड है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तो याद रखना है दोस्तों तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की जो श्यानता है यानी विस्कोसिटी है दोस्तों वो घट जाता है, न कि बढ़ जाता है। तो कथन तो गलत हो गया दोस्तों। कारण इसका दिया गया कि तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को क्या कर देता है दोस्तों, तो बढ़ा देता है। तो यह जो है दोस्तों बिल्कुल सही है कि तापमान में अगर वृद्धि हो जाता है दोस्तों तो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है यानी काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है दोस्तों, तो बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, तो बी। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो याद रखना है दोस्तों क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किसके लिए हम करते हैं, तो यह करते हैं दोस्तों एक मिश्रण के पदार्थों को अलग करने में हम क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पारद धातु, तो पारद धातु क्या है दोस्तों, तो याद रखना है पारद युक्त मिश्र धातु होती है, कौन सी दोस्तों, तो पारद धातु। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। पारद धातु क्या है, तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है दोस्तों पारद धातु। राइट आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने लोहा को एक जनतांत्रिक, ठीक है, लोहा को एक जनतांत्रिक धातु कहा है? तो याद रखना है दोस्तों, लोहा को एक जनतांत्रिक धातु किसके द्वारा कहा गया है? तो वी गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा जो है दोस्तों लोहा को एक जनतांत्रिक धातु कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य के सिक्कों को सर्वप्रथम किसने सहारनपुर के निकट वेहट से प्राप्त किया था? तो किसने प्राप्त किया था दोस्तों? तो कैप्टन काटले ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेखित सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर राज्यपाल के संबंध में कौन सही है? तो कौन सा इसमें सही दिया गया है दोस्तों? तो याद रखना है कि पुष्यगुप्त वैश्य, यवन तुषास्प, सुविशाख पहलव और पंडित, ये सभी के सभी यहाँ पर जो पुट दिए गए हैं दोस्तों, सॉरी ये सभी के सभी जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए दोस्तों वह बिल्कुल परफेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों, गुप्त युगीन अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस शासक के लिए सर्व राज्योहिता यानी सभी राजाओं का उन्मूलन करने वाला की उपाधि का प्रयोग किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। तो यह किसके लिए कहा गया है दोस्तों? तो इसका नाम है दोस्तों क्या? तो वह है दोस्तों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को सभी राजाओं का उन्मूलन करने वाला कहा गया है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जीवाणुजन्य रोग से संबंधित रोगों में से कौन से सही हैं? तो एड्स जो है दोस्तों जीवाणुजन्य रोग है? बिल्कुल नहीं। एड्स जो है दोस्तों विषाणुजनित रोग है, याद रखना है। ठीक है फिर है दोस्तों कौन सा? डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया जो है दोस्तों जीवाणुजन्य रोग है। निमोनिया भी जो है दोस्तों जीवाणुजन्य रोग है। और याद रखना है दोस्तों और कौन सा जीवाणु? तो कुष्ठ रोग भी जो है दोस्तों जीवाणुजन्य रोग है। जबकि एड्स कैसा है दोस्तों? तो विषाणुजन्य रोग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 2, 3, 4। नेक्स्ट है दोस्तों, मेटास्टेसिस कैंसर रोग के किस स्टेज से संबंधित है? तो याद रखना है दोस्तों यह किस स्टेज से संबंधित है? तो तीसरे स्टेज से संबंधित है दोस्तों, मेटास्टेसिस कैंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, कैंसर रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, यह रोग उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं। ठीक है, तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि यह रोग उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती है। दूसरा, यह एक प्रकार की संगठित उत्तक वृद्धि की बीमारी है। यह जो है दोस्तों बिल्कुल गलत है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल स्टेटमेंट यहाँ पर 1 जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ क्या होता है? तो याद रखना है आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु के घनत्व में कमी आती है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि जब आर्द्रता बढ़ता है तो क्या होता है? वायु यानी एयर के डेंसिटी में क्या आती है दोस्तों? तो कमी आती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 का क्या होगा? बी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यांत्रिक तरंगे जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यह बताया गया आपको। तो याद रखना है दोस्तों यांत्रिक तरंग के लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और यहाँ पर दिया गया कि आवश्यकता नहीं होती है, तो यह तो गलत हो गया। फिर बोला गया दोस्तों इसके द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव का नहीं होता है, तो यह बिल्कुल सही है। जल की तरंगे, ध्वनि की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे इत्यादि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण है, तो यह भी सही है दोस्तों। तो इसमें जो 2 और 3 है दोस्तों वह बिल्कुल सही है। ठीक है, एक मिनट, हाँ इसमें जो 2 और 3 है दोस्तों बिल्कुल सही है, जबकि स्टेटमेंट 1 जो है कि माध्यम की आवश्यकता नहीं है, यह जो है दोस्तों गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों कैफीन। कैफीन जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों इसका मुख्य स्रोत? तो ध्यान में रखना है दोस्तों, कौली फली एवं चाय की जो पत्ती है दोस्तों उसमें कैफीन पाया जाता है, जो कि क्या है दोस्तों? तो मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक उत्तेजक औषधि है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, आयोडीन का स्रोत निम्नलिखित में से है, तो याद रखना है दोस्तों आयोडीन का स्रोत कौन सा होता है? तो समुद्री घास में जो है दोस्तों आयोडीन पाया जाता है, सही है। डेयरी उत्पादन में भी जो है दोस्तों विशेष रूप से दूध का जब उत्पादन होता है तो उसमें भी आयोडीन होता है। समुद्री घास तथा सी फूड में भी आयोडीन होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हेपेटाइटिस बी से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है
हेपेटाइटिस बी से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों, यानी कौन सा प्रभावित होता है, तो याद रखना है यकृत, यानी लीवर जो है दोस्तों इससे प्रभावित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालाजार रोग लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। तो यह बात जो है दोस्तों बिल्कुल सही है कि कालाजार जो होता है लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। इस रोग का वाहक जो है दोस्तों बालू मक्खी है, यानी सैंड फ्लाई है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, दोनों के दोनों जो यहाँ पे कथन दिए गए हैं दोस्तों बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों सही हैं, यानी सी। नेक्स्ट है दोस्तों, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया रोग का कारण है, किस प्रकार का जंतु होता है। तो यह किस प्रकार का जंतु होता है दोस्तों, तो लाल रुधिराणु तथा यकृत कोशिकाओं का अंतः परजीवी होता है दोस्तों। कौन सा, तो प्लाज्मोडियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, ट्रिप्सन नामक एंजाइम का स्राव निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, ट्रिप्सन नामक एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है, यह होता है दोस्तों अग्नाशय से, यानी पैनक्रियास से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो प्रोटीन के पाचन में सहायक कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों, तो याद रखना है पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है और काइमोट्रिप्सिन होता है दोस्तों प्रोटीन के पाचन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर है दोस्तों सवाल हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है दोस्तों, तो अमेरिका से। नीति निर्देशकता तो कहाँ से लिया है हमने, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी आयरलैंड से। आपातकाल का प्रावधान हमने जर्मनी से लिया है। और कैबिनेट जो व्यवस्था है दोस्तों हमने कहाँ से लिया है दोस्तों, कैबिनेट व्यवस्था लिया है हमने ब्रिटेन से। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा दोस्तों 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा दोस्तों 3। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, 1, 4, 3, जो कि किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट है दोस्तों, उच्च न्यायालय के संबंध में। तो उच्च न्यायालय है तो देश में एकल समेकित न्यायिक तंत्र का एक भाग है दोस्तों उच्च न्यायालय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राज्यों को दिए जाने वाले विशेष अनुदानों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, राज्यों को दिए जाने वाले विशेष अनुदानों का जो निर्धारण है वह किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं अनुसूची 8वें में सूचीबद्ध है। इसके अंतर्गत मैथिली बोडो भाषाएं कब शामिल की गई थी। तो याद रखना है दोस्तों, मैथिली बोडो और डोगरी जो भाषाएं हैं दोस्तों वह कब शामिल की गई थी। और एक और था दोस्तों संथाली, याद रखना है। इसे कब शामिल किया गया था, तो इसे शामिल किया गया था दोस्तों 2004 में। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा था, तो बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली, याद रखना है। बोडो, डोगरी और यहाँ पर दिया गया दोस्तों मैथिली और संथाली, याद रखना है। इसे 2004 में शामिल किया गया था। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय को जो है दोस्तों केवल मौलिक न्यायाधिकार, केवल परामर्शी न्यायाधिकार, केवल अपीलीय न्यायाधिकार। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को मौलिक न्यायाधिकार, परामर्शी न्यायाधिकार और अपीलीय न्यायाधिकार ये सभी प्राप्त है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन का भुगतान किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, भारत की संचित निधि से जो है दोस्तों उच्चतम न्यायालय के यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन का भुगतान किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, मंत्रिमंडल को निम्न में से किसका विश्वास खो देने पर इस्तीफा देना होता है। तो याद रखना है दोस्तों, किसका विश्वास खो देने से इस्तीफा देना होता है। तो लोकसभा में अगर मंत्रिपरिषद जो है दोस्तों अपना विश्वास खो देते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो वह कौन सा है दोस्तों, तो याद रखना है वह है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में बताया गया है दोस्तों क्या, तो विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और उनके नियंत्रण के संबंध में। राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो याद रखना है दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में क्या कर दिया गया था दोस्तों, परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है। तो याद रखना है दोस्तों, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन जो है दोस्तों किस अनुच्छेद में है, तो है दोस्तों अनुच्छेद 167। ठीक है,
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विधानसभाओं के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो याद रखना दोस्तों, राज्य विधानसभा के जो चुनाव है वो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा, यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है दोस्तों राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन ने लोकसभा के संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने के अधिकार की पुष्टि की? तो वह कौन सा था दोस्तों? तो वह था 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? तो लोकसभा के संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग राज्य को देश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करने का निर्देश देता है? तो वह है दोस्तों कौन सा भाग? तो याद रखना है, वह है दोस्तों राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? तो वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संबंध में सही कथन को पहचाने। तो सही कथन इसमें से कौन कौन सा है दोस्तों, आपको पहचानना है। तो पहला है दोस्तों कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है दोस्तों उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, सही है। दूसरा है, इसका उद्देश्य आम आदमी को राज्य के विकास कार्यों में भागीदारी बनाना, ठीक है। फिर क्या करना है दोस्तों, जबकि शेष परियोजना की कुल लागत 50% राज्य वहन करेगा, जबकि शेष जो है दोस्तों 50% का योगदान इच्छुक लोगों द्वारा किया जाएगा, यह भी सही है। फिर है दोस्तों, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है, तो यह गलत है दोस्तों। किसानों को उनके खेतों में उपज को बढ़ाने से संबंधित है, तो यह भी जो है दोस्तों स्टेटमेंट जो दिया गया है वह गलत है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 1 और 2 ही इसमें सही है। फिर है दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट का आकार कितना है दोस्तों? तो 6,15,518.97 करोड़ रुपए है। बजट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। दूसरा है, यह 26 मई 2022 को संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.96% अनुमानित है। और क्या है दोस्तों, तो बजट में 39,181.10 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को शामिल किया गया। तो यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों वह बिल्कुल सही है। बजट से संबंधित जो यूपी का है, यानी यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, सही है। और 26 मई 2022 को संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था, यह भी सही है। और वर्ष 2022 है, इसके लिए राजकोषीय घाटा कितना है दोस्तों? 3.96 है। और बजट में 39,181.10 करोड़ रुपए की नई योजना को शामिल किया गया, यह भी स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी के सभी यहाँ पर कथन सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी का जन्म होने पर माता व बेटी को कितनी धनराशि देने का प्रावधान है? तो याद रखना है दोस्तों कितनी धनराशि देने का इसमें प्रावधान किया गया है। तो इसमें बेटी को 50,000 रुपये तथा माता को 5100 रुपये देने का प्रावधान किया गया दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 की थीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों कि इस वर्ष सहकारिता दिवस की थीम है सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इस बार जो सहकारिता दिवस मनाया गया है उसका थीम क्या है? तो सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। भारत में सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और बेहतरीन विश्व का निर्माण विषय के तहत एक सहकारिता दिवस मनाया, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन यानी फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति का लक्ष्य है। फिर है, इस मिशन के लिए नोडल मंत्रालय आवास और शहरी मामले का मंत्रालय है। फिर है दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 100% तथा अन्य राज्यों के लिए कितना है दोस्तों? तो 50-50 है। फिर 2022 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% FHTC सफलतापूर्वक प्रदान करके गोवा देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
यानी 1 और 4 बिल्कुल इसमें सही दिया गया, जबकि 2 और 3 है दोस्तों वह गलत है। यानी 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति का लक्ष्य है दोस्तों। हर घर नल का उद्देश्य यही है। यहाँ पर 2 और 3 जो है दोस्तों स्टेटमेंट वह गलत है। और गोवा पहला देश है दोस्तों जिसने हर घर जल को पहुँचाया है। तो याद रखना है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र में वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत है दोस्तों। तो याद रखना है यह कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो यह है 3.9%। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि कृषि और संबंध क्षेत्रों में वृद्धि का अनुमान कितना लगाया गया है 2021-22 में, 3.9%। नेक्स्ट है दोस्तों, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था। तो याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने लिखा था दोस्तों पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इनका कथन है पेट पर मार लो भैया पीठ पर नहीं, पीठ पर मार लो भैया पेट पर नहीं। यह किसका कथन है दोस्तों, यह दादा भाई नौरोजी का कथन है, इसे भी ध्यान में रखना है। फिर 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि मुद्रा स्फीति में नियंत्रण किया जाता है। तो मुद्रा स्फीति में नियंत्रण कैसे किया जाता है दोस्तों, तो याद रखना है कि प्रत्यक्ष करों में वृद्धि के द्वारा इस पर कंट्रोल किया जाता है इन्फ्लेशन में। फिर क्या दोस्तों, तो सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि के द्वारा इसमें नियंत्रण किया जा सकता है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के द्वारा, तो यह गलत है दोस्तों, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के द्वारा इन्फ्लेशन को यानी मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं किया जाता है। बैंक दर में वृद्धि के द्वारा भी जो है दोस्तों इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन, जब कोई देश अपनी मुद्रा में, ठीक है, जब कोई देश अपनी मुद्रा में अवमूल्यन करता है दोस्तों तो उसका प्रभाव होता है। तो उसका प्रभाव क्या होता है अवमूल्यन करने का, आयात महंगे हो जाते हैं एवं निर्यात क्या होते हैं दोस्तों, तो सस्ते हो जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। तो कौन सा है दोस्तों, तो जैविक खेती। सभी लोग जानते होंगे दोस्तों कि जैविक खेती जो होता है वो पर्यावरण संरक्षण में क्या होता है, सहायक होता है दोस्तों। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 किस संगठन के द्वारा जारी की गई। तो याद रखना ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है दोस्तों, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो होता है दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों जुलाई 2022 में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या रही है। तो इसमें उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो रही है दोस्तों वह 7वीं रही है दोस्तों किस इंडेक्स में, तो भारत नवाचार सूचकांक में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 7। फिर है दोस्तों हमारा क्या सवाल, संस्था दिया गया दोस्तों और उसका स्थापना पूछा जा रहा है। तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखना है दोस्तों नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी वह 1982 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, फिर है दोस्तों सिडबी, एक मिनट, तो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो संस्था एक तरफ दिया गया दोस्तों, तो नाबार्ड की जो स्थापना है कब किया गया था दोस्तों, तो नाबार्ड की स्थापना किया गया था 1982 ईस्वी में। फिर है सिडबी, तो सिडबी की स्थापना कब किया गया था दोस्तों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नाबार्ड से रिलेटेड क्या है इसमें। तो नाबार्ड में जो यहाँ पर दिया गया दोस्तों ए का तो 4 हो जाएगा। अब ए का 4 देखते हैं। तो ए का 4 2 में है दोस्तों और बी का 2 2 में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ए का 4 हो जाएगा। और सिडबी की स्थापना कब किया गया था दोस्तों, 1990 ईस्वी में। सेबी की स्थापना कब किया गया था, यह 1992 में किया गया था। और इरडा की स्थापना कब किया गया था, तो 1999 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4312 दोस्तों। 77 का राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों अप्रैल 2022 में किस राज्य कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है दोस्तों किस राज्य के द्वारा भारत के पहले जीन बैंक के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई, तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा ऐसा किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी
विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में भूख से प्रभावित लोगों की संख्या घटकर कितनी हो गई है? तो याद रखना है दोस्तों, यह घटकर कितना हो गया है? तो 224.3 मिलियन हो गया दोस्तों घटकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 110वें सत्र को भारत की तरफ से किसने संबोधित किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किसने संबोधित किया था दोस्तों? तो भूपेंद्र यादव ने संबोधित किया था दोस्तों 110वें सत्र को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर है दोस्तों, एक तरफ महिलाएं और क्या है दोस्तों, पद दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न पदों पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शांति श्री पंडित जो है दोस्तों जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है, सही है। धृति बनर्जी जो है दोस्तों, याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है, यह भी सही है। नियाबेन आचार्य जो है दोस्तों उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, यह जो है दोस्तों गलत है। ठीक है, नियाबेन जो है दोस्तों गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, यह सही है दोस्तों, ना कि उत्तराखंड। ये कहाँ की बनी है दोस्तों? तो गुजरात, याद रखना है, गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है दोस्तों, कौन? नीमाबेन आचार्य को। फिर दोस्तों जगजीत पवारिया जो है दोस्तों जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है, यह जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें से आपसे क्या पूछा जा रहा था? कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं पूछा गया है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो सी तो सुमेलित नहीं है। ठीक है, 81 का, एक मिनट, 81 का जो है दोस्तों सी यानी BCD, सॉरी यहाँ पर जो है दोस्तों सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे सुमेलित पूछा गया था, कौन सा नहीं है, मैंने उल्टा लगाया। यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है दोस्तों वो कौन कौन सा है? तो याद रखना है BCD यानी धृति बनर्जी अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है, यह गलत है। नीमाबेन आचार्य वाला भी यह गलत है दोस्तों, और जगजीत पवारिया भी जो है दोस्तों जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष है, यह गलत है। ठीक है, तो यह गलत है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर भी देख लीजिए दोस्तों कि जगजीत जो पवारिया है दोस्तों वह अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं दोस्तों, जगजीत पवारिया को। मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ दोस्तों कि आपको समझ आसानी। यहाँ हमसे गलत पूछा जा रहा था दोस्तों, सॉरी। तो यहाँ पर गलत जो है दोस्तों 3 है। कौन कौन सा गलत है दोस्तों? तो धृति बनर्जी अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, यह गलत है। पहली भारतीय महिला कौन है दोस्तों? तो यह है जगजीत पवारिया। ठीक है, धृति बनर्जी जो है दोस्तों जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक है, और नीमाबेन जो आचार्य हैं दोस्तों गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष है। इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है, यानी BCD इसमें गलत दिया गया दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी 21/7/2022 की अधिसूचना जिसके द्वारा सरकार ने उत्तर प्रदेश में 4 अतिरिक्त वाणिज्य अदालतों का गठन किया, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल उसमें शामिल नहीं है? तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है दोस्तों? तो इसमें गाजियाबाद शामिल नहीं है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है दोस्तों कि इसके तहत चयनित युवाओं द्वारा प्रदेश के सभी आकांक्षात्मक विकास खंडों में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन किया जाएगा। दूसरा, मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी वाले इस कार्यक्रम में नियुक्त होने वाले युवा रिसर्चर को पारिश्रमिक के रूप में 30,000 रुपये प्रति माह की दर से भुगतान किया जाएगा। तीसरा, इसका उद्देश्य युवाओं को सरकार के नीति के निर्माण, प्रबंधन, परियोजना निष्पादन और निगरानी कार्यों से जोड़ना है। चौथा, योजना के लिए आवेदनकर्ता की आयु 40 साल या उससे कम होनी चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। 83 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जुलाई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो राज्य में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना है काली नदी जो है दोस्तों राज्य में सबसे प्रदूषित नदी है उत्तर प्रदेश की। राइट आंसर हो जाएगा सी। 85 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो 2500 रुपये
प्रदान की जाएगी दोस्तों आर्थिक सहायता के रूप में बच्चों को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है अक्टूबर 2020 में की गई थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के अंतर्गत राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक जीवन प्रत्याशा का लक्ष्य कितना रखा? तो जीवन प्रत्याशा का लक्ष्य कितना रखा गया दोस्तों? तो याद रखना है 69 ईयर यानी 59 साल रखा गया दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत सरकार के केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उत्तर प्रदेश राज्य में कहां से रिवर रैंचिंग यानी नदी पशु पालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो कहां से किया गया दोस्तों इनके द्वारा? तो ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया दोस्तों। किसके द्वारा? तो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान में संपन्न संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के किस शहर को एससीओ की ओर से वर्ष 2022-23 के लिए पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो कौन सा शहर है दोस्तों? तो वह शहर है चेन्नई। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? तो ऑप्शन बी चेन्नई। नेक्स्ट है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है दोस्तों? तो याद रखना है हाल ही में नोएडा में जो है दोस्तों भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 30 सितंबर को जारी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में 50% बेसिस पॉइंट बढ़ाया, जिसके बाद यह 3 साल के उच्च स्तर पर पहुंचकर कितना हो गया है? तो यह हो गया दोस्तों 5.9%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। खाद्य श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो याद रखना है दोस्तों कौन सा इसमें सही दिया गया है। तो घास को खाता है, टिड्डा को खाता है दोस्तों, चूहा को खाता है सांप, और सांप को खाता है कौन दोस्तों? बाज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों क्या कि एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा के स्थानांतरण होने पर ऊर्जा का हमेशा क्षय होता है। ठीक है, सही है। खाद्य श्रृंखला में जैसे ही हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं और प्रत्येक स्तर पर लगभग 10% बायोमास की क्या होती है दोस्तों? तो 10% बायोमास की हानि होती है। फिर है दोस्तों तो आपसे बायोमास की हानि होती है। फिर तीसरा है परितंत्रीय अनुक्रम की प्रक्रिया में एक क्षेत्र में रहने वाले पादप और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ साथ अलग अलग समुदायों की एक श्रृंखला द्वारा प्रतिस्थापित होती है। सही है। फिर परितंत्रीय निकेत में वे सभी भौतिक, रासायनिक और जैव दशाएं शामिल होती हैं जो कि प्राकृतिक वास में रहने के लिए जरूरी होती हैं। तो आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर केवल एक ही गलत है कि खाद्य श्रृंखला में जैसे ही हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं प्रत्येक स्तर पर क्या होता है दोस्तों? लगभग 10% बायोमास की हानि होती है। यहाँ पर ये जो दिया गया दोस्तों वह बिल्कुल गलत है। राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। ठीक है। फिर है दोस्तों कचरा पदार्थ के वियोजन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से तत्व या यौगिक निर्मुक्त होंगे? तो कौन से तत्व या यौगिक निर्मुक्त होंगे दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड भी बनेगा और फास्फोरस भी बनेगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों पर्यावरण प्रभाव आकलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो इसमें पहली पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना वर्ष 1972 में तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रख्यापित की गई थी। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है दोस्तों इकोसिस्टम शब्द पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखना है दोस्तों इकोसिस्टम जो शब्द है पहली बार एजी टांसले के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया दोस्तों? तो पहला दिया गया कि इसका आयोजन FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में 2022 में सियोल यानी सियोल कहाँ है? दक्षिण कोरिया में किया गया। सही है। इस वर्ष की थीम थी एक हरित स्वस्थ और लचीले भविष्य का निर्माण। यह भी सही है दोस्तों, इस वर्ष इसका थीम था। इसका आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष में किया जाता है। यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इसमें जितने भी कथन दिए गए हैं दोस्तों वह सभी के सभी सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है दोस्तों भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन इसमें से आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है। तो वनावरण में सबसे अधिक कमी मणिपुर में दर्ज की गई है, यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। जबकि रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक लगभग 97% वन आवरण है, सही है। वर्ष 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, यह भी सही है। मैनग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा में समुद्री लवणता की मात्रा में कमी आती है, क्यों आती है दोस्तों। तो ध्यान रखना है यहाँ वर्षा की मात्रा में अधिकता होती है दोस्तों, इसी कारण जो होता है दोस्तों ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा में समुद्री लवणता की मात्रा में कमी आती है। दूसरा, यहाँ बहने वाली नदियों की संख्या में अधिकता, जिससे समुद्र में मिलने पर मीठे पानी की मात्रा समुद्र में बढ़ जाती है, यह जो है दोस्तों गलत है। सही पूछा जा रहा था तो क्या हो जाएगा, केवल एक ही सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है दोस्तों। तो याद रखना है सियरा नेवेदा जो कि यूएसए में स्थित है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सॉल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में, यह भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। एनाकोंडा रेंज जो यूएसए में है दोस्तों, वह ब्लैक पर्वत का उदाहरण नहीं है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है बोथनिया की खाड़ी किन देशों के मध्य स्थित है। तो याद रखना है बोथनिया की जो खाड़ी है दोस्तों वह स्वीडन और फिनलैंड के मध्य स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों विक्टोरिया झील किन देशों की सीमा बनाती है। याद रखना है दोस्तों युगांडा, केन्या और तंजानिया, इन तीनों देशों की सीमा बनाती है दोस्तों कौन, तो विक्टोरिया झील। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, तो 1 2 3 यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों सागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का परिभ्रमण, वायुमंडलीय दाब, वाष्पीकरण, सूर्य ताप और महासागरीय लवणता। क्या रीजन है दोस्तों, इसका रीजन हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका रीजन हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी के सभी जो कथन दिए गए हैं यहाँ पर, यानी पृथ्वी का परिभ्रमण, वायुमंडलीय दाब, वाष्पीकरण, सूर्य ताप और महासागरीय लवणता, इन सब के कारण सागरीय धाराओं की क्या होती है दोस्तों, तो उत्पत्ति होती है। राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य सीधा चमकता है। तो कहाँ पर चमकता है दोस्तों, तो यह सूर्य सीधा चमकता है भूमध्य रेखा पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर स्थानीय पवनों के नाम है बाइज। तो बाइज कहाँ पर है दोस्तों, ठीक है, तो याद रखना है बाइज कहाँ का है, तो बाइज है दोस्तों फ्रांस का। स्थानीय पवन का नाम है दोस्तों, फ्रांस में स्थानीय पवनों को क्या कहा जाता है, बाइज कहा जाता है। चलने वाली है दोस्तों पवने ये फ्रांस में। फिर है लेवांटर। लेवांटर क्या है दोस्तों, तो यह लेवांटर हो गया दोस्तों, लेवांटर हो गया स्पेन का दोस्तों स्थानीय पवन। फिर है टेम्पोरल। टेम्पोरल कहाँ का है दोस्तों, तो याद रखना है टेम्पोरल जो है दोस्तों अमेरिका का है, और सिमुम कहाँ का है दोस्तों, तो ईरान का है। राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, जो कि किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो यह है ऑप्शन बी में, यानी बाइज हो जाएगा दोस्तों फ्रांस में चलने वाली स्थानीय पवन है। लेवांटर जो है स्पेन में चलने वाली स्थानीय पवन है। टेम्पोरल जो है दोस्तों अमेरिका में चलने वाली स्थानीय पवन का नाम है, और सिमुम जो है दोस्तों ईरान में चलने वाली स्थानीय पवनों का नाम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्थल रुद्र देश है, कौन सा स्थल रुद्र देश है दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों इसमें स्थल रुद्र देश कौन सा है, तो बुर्किना जो फासो है दोस्तों वह एक लैंडलॉक कंट्री है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जनजाति दिया गया है दोस्तों और दूसरे तरफ क्या दिया गया है, देश। तो माया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, तो याद रखना माया जो जनजाति है दोस्तों वो ग्वाटेमाला की जनजाति है, ठीक है। फिर यूपी जो है दोस्तों पश्चिमी अलास्का की जनजाति है। फिर चुकची जो है दोस्तों वह साइबेरिया की जनजाति है, और बोअर कहाँ का है दोस्तों, तो यह है दक्षिण अफ्रीका का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3241 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट है दोस्तों पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में निम्न से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ना कि कार्बन डेटिंग पद्धति का, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित सीटों से संबंधित है, तो वह कौन सा है दोस्तों, तो वह है
बुलंदशहर, हरदोई, कौशाम्बी, मछली नगर और जालौन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो महिला साक्षरता दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में नीचे से दूसरे स्थान पर है, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों, मंकी पॉक्स टेस्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं सब गलत है। यानी मंकी पॉक्स की जांच के लिए अगस्त 2022 में पहला स्वदेशी निर्मित RT-PCR किट चेन्नई में पेश किया गया था, गलत है। भारत में इस किट का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था, यह भी गलत है। किट को देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च किया गया था, यह भी गलत है दोस्तों। सभी के सभी यहाँ पर गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि यूनानियों ने निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बेड़ी गाजा कहा था? याद रखना है, भड़ौच नामक बंदरगाह जो था दोस्तों उसे यूनानियों ने बेड़ी गाजा कहा था। राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों 113 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पहले विद्वान कौन थे जिन्होंने वेदों की व्याख्या के लिए आवश्यक नियमों का क्या किया था दोस्तों? प्रतिपादन किया था। तो वेदों के लिए पहली बार आवश्यक नियमों का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों यास्क के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कथन है? संघ की कार्यप्रणाली एवं गणराज्यों की कार्यप्रणाली एक जैसी थी। फिर है, संघ की सभा में प्रस्ताव को अनुसावन कहते थे। फिर अधिकरण किसी भी प्रस्ताव पर मतभेद को कहा जाता था और इसकी बैठक में न्यूनतम उपस्थित कुल 30 सदस्यों का होना जरूरी था। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखना है कि संघ की कार्यप्रणाली एवं गणराज्यों की कार्यप्रणाली एक जैसी थी, सही है। फिर है दोस्तों क्या कि अधिकरण किसी भी प्रस्ताव पर मतभेद को कहा जाता था, तो यह भी सही है दोस्तों। जबकि 2 और 4 जो दिया गया दोस्तों वह गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हड़प्पा के किस स्थल को निम्नलिखित में से व्यापार का चौराहा भी कहा जाता है? तो व्यापार का चौराहा हड़प्पा के किस स्थल को कहा जाता है दोस्तों? तो वह है सूतकांगे डोर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों मध्यपाषाण कालीन कैलसेडनी यानी कैल्सेसोडनी औजारों की प्राप्ति स्थलों के संबंध में विचार कीजिए। बागोड़ है, सराय नाहरराय है, और फिर है चौपानी मांडो, और फिर है दोस्तों महदहा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर बता रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है? तो यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं दोस्तों सभी के सभी सही हैं दोस्तों। यानी बागोड़, सराय नाहरराय, चौपानी मांडो और महदहा, ये सभी के सभी मध्य पाषाण कालीन जो है दोस्तों कैलसेडनी औजारों के प्राप्ति स्थल हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों 117 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किसने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र में की थी? तो वह है दोस्तों कौन सा शासक था? तो याद रखना है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों मराठी भाषा के लिखित निम्नलिखित में से किसमें शिवाजी एवं पेशवाओं का इतिहास वर्णित है? तो वह कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है कौन सा है, तो वह है दोस्तों बखर। किसने इसकी रचना की थी? तो याद रखना है सभासद ने की थी दोस्तों इसकी रचना, बखर की। नेक्स्ट है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः निम्नलिखित में से ठीक तो कौन सी थी दोस्तों विजयनगर राज्य की राजधानियां? तो एनागोंडी थी दोस्तों, विजयनगर थी, वेनुगोंडा था और चंद्रगिरी थी दोस्तों। ये जो है दोस्तों की क्रमशः राजधानियां रही हैं किसकी दोस्तों? तो विजयनगर साम्राज्य की। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1202 से 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं, चंदावड़ और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1197 और 1198 के बीच ईस्वी में इसने बुंदेलखंड के चंदेल राजा परमर्दी देव को हराकर कालिंजड़, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट दिए गए दोस्तों वह गलत हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मुगल सम्राट अकबर ने महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद निम्नलिखित में से किस शहर में करवाया था?
तो यह किस शहर में करवाया गया था दोस्तों अकबर के द्वारा? यह कराया गया था लाहौर में। राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? तो सी। नेक्स्ट है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के अधीन कौन सा मुगल कालीन मीरे सामा का पुरोगामी था? तो याद रखना है दोस्तों, कौन सा मीरे सामा का पुरोगामी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वकील ए दर्द जो था दोस्तों वो मीरो सामा का पुरोगामी था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट है दोस्तों 123 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है? तो यह कहा गया था दोस्तों किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया था, और ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी दोस्तों, तो यह भी याद रखना है। नेक्स्ट है रस्किन की किताब अनटू द लॉस्ट का सार संक्षेप महात्मा गांधी ने गुजराती के किस शीर्षक से किया था? तो यह किया गया था दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? तो सर्वोदय के द्वारा। ठीक है, तो रस्किन से ही प्रभावित होकर इन्होंने सर्वोदय में लगाया था दोस्तों गांधी जी ने खुद को। तो याद रखना है गांधी जी के व्यक्तित्व पर 3 व्यक्तियों का छाप देखने को मिलता है, जिसमें से एक नाम है दोस्तों रस्किन डेविड थारो है। ठीक है, और एक और नाम है दोस्तों वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। पहला तो मैंने बताया ये एक तो रस्किन होगा दोस्तों, दूसरा क्या होगा दोस्तों? तो डेविड थियोडो या डेविड कहीं कहीं पे थॉरो लिखा रहता है, और एक और भी व्यक्ति है दोस्तों जिसका नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इन तीनों लोगों से गांधी जी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, और अगर पुस्तक में पूछा जाए दोस्तों कौन सी पुस्तक से सबसे ज़्यादा प्रभावित है तो वो था दोस्तों गीता। याद रखना है। फिर है दोस्तों श्रीरामपुर मिशन प्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस मिशनरी द्वारा 1799 ईस्वी में की गई थी? तो यह किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो डेनिश मिशनरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने जिम्मे रन मैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की थी? तो यह किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? यह किया गया था डी यानी लाला हरदयाल के द्वारा, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा और वरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था दोस्तों बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पुर्तगाली स्वदेश को उत्तर पश्चिमी भारत से टाफ्टा ले जाया करते थे, जो एक प्रकार का था। तो जो एक प्रकार का क्या था दोस्तों? तो कपड़ा था। राइट आंसर हो जाएगा सी। वे विद्वान समाजवादी राष्ट्रवादी और पेशे से वकील थे। उन्होंने अपने व्यवहार को छोड़ दिया और गैर सहकारिता आंदोलन में शामिल हो गए एवं 1934 में पटना के समाजवादी सम्मेलन के अध्यक्ष और 1937 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बन गए। ये सभी विशेषताएं किससे संबंधित है? तो यह किनके बारे में कहा जा रहा है दोस्तों? तो यह कहा जा रहा है किनके बारे में? तो आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अवध किसान सभा का गठन जो है दोस्तों बाबा रामचंद्र के प्रयास से अक्टूबर 1918 में किया गया। ठीक है, तो यह गलत है दोस्तों कि अवध किसान सभा का जो गठन है, ठीक है, वह बाबा रामचंद्र के द्वारा 1918 में किया गया। तो ये गलत है। कब किया गया था? 1920 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। दूसरा है कि लगान में वृद्धि और उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने एका आंदोलन नाम का आंदोलन चलाया। तो यह स्टेटमेंट सही है। किसान आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी इस किसान सभा की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पर गलत एक ही था, एक सही पूछा जा रहा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा जा रहा था तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। ये नहीं होगा, ऑप्शन सी। 2 और 3 सही है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रांत में बर्ड मिशन के प्रतिवेदन पर महालवाड़ी बंदोबस्त किया गया, जिसमें 20 वर्ष के लिए लगान का निर्धारण बढ़ी हुई दर पर कर दिया गया? तो याद रखना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर पश्चिमी प्रांत हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सिंध के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी? तो याद रखना है दोस्तों सिंध के प्रति आक्रामक नीति किसके द्वारा अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा था? तो यह कहा गया था दोस्तों किसके द्वारा? तो यह कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में अंबाला अभियान चलाया गया? तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में अंबाला अभियान जो है दोस्तों किसके द्वारा चलाया गया था? तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम के द्वारा चलाया गया था।
नेक्स्ट है, किस विदेशी कंपनी को मार्तंड वर्मा ने हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता खत्म कर दी? तो यह कौन थे दोस्तों, कौन सा विदेशी कंपनी था? तो यह विदेशी कंपनी था दोस्तों कौन सा? यह था दोस्तों डच। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन पैक्ट को दो महात्माओं का मिलन कहा था? तो यह कहा गया था दोस्तों किसके द्वारा? तो सरोजनी नायडू के द्वारा यह कहा गया था दोस्तों, गांधी इरविन पैक्ट को दो महात्माओं का मिलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के मध्य घटित घटनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, कौन सा संबंध नहीं रखता है दोस्तों? तो चटगांव की घटना जो है दोस्तों इससे संबंध नहीं रखता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है दोस्तों? तो पहला कथन है कि विभिन्न रजवाड़ों के राजनीतिक गतिविधियों के लिए दिसंबर 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही है। इस संगठन का जो मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया था, यह भी सही है दोस्तों। फिर है, इसके पहले अधिवेशन में विभिन्न रियासतों के 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह भी स्टेटमेंट सही है। और इस सम्मेलन के आयोजन में प्रमुख भूमिका बलवंत राय मेहता ने निभाई थी। यह भी जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा, सभी के सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। फिर है दोस्तों, फोर्ट लुई का निर्माण जो कि पौंडीचेरी के कारखाने में ही की गई थी के निर्माता थे। तो फोर्ट लुई के निर्माता कौन थे दोस्तों? तो याद रखना है, फोर्ट लुई के निर्माता थे दोस्तों फ्रांसिस मार्टिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बंगाल एवं तिब्बत के बीच व्यापारिक संबंध बन सके इसके लिए निम्न में से किसने जॉर्ज बोगले के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल तिब्बत भेजा था? तो यह किसके द्वारा भेजा गया था दोस्तों? तो यह भेजा गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रिटिश भारत में मजदूरों की पहली हड़ताल कहाँ हुई थी? तो याद रखना है दोस्तों, ब्रिटिश भारत में मजदूरों की जो पहली हड़ताल हुई थी वह नागपुर में हुई थी। याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो यह सुझाव दिया गया था दोस्तों किनके द्वारा? तो एमबी माथुर के द्वारा जो है दोस्तों वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का सुझाव दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डॉक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन दो युद्धपोतों का जलावतरण किया था? तो याद रखना है दोस्तों किसका किया गया था? तो सूरत और उदयगिरी का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत और उदयगिरी। नेक्स्ट है दोस्तों, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन जो है दोस्तों लंदन में किया गया था, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पहला अफ्रीकी देश जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता को मंजूरी दी वह कौन था दोस्तों? तो पहला अफ्रीकी देश कौन था? तो यह था दोस्तों मॉरिशस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वतन प्रेम योजना दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है दोस्तों स्टेटमेंट गलत है। आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना तमिलनाडु की है, सही है। एक ब्लॉक एक जिला एक उत्पाद योजना जो है दोस्तों हरियाणा का है, यह भी सही है दोस्तों। प्रोजेक्ट सद्भावना जो है दोस्तों असम के द्वारा चलाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। वतन प्रेम योजना जो है दोस्तों किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो याद रखना है यह गुजरात राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है दोस्तों वतन प्रेम योजना। राइट आंसर हो जाएगा, गलत पूछा जा रहा था तो ऑप्शन ए। फिर है दोस्तों, जून 2022 में PSLV C-53 प्रक्षेपण यान के जरिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने DSEO मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस मिशन के साथ किस देश के 3 उपग्रह को भी छोड़ा गया? तो किस देश के 3 उपग्रह को छोड़ा गया था दोस्तों? तो याद रखना है सिंगापुर के 3 उपग्रहों को छोड़ा गया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक नहीं जीता? अच्छा सवाल है दोस्तों, किसने स्वर्ण पदक नहीं जीता था? तो इसमें नीतू घनघस ने जीता था दोस्तों स्वर्ण पदक, नवीन सिहाग ने भी जीता था और एल्डोस पॉल ने भी जीता था। संकेत सड़गर ने इसमें कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था दोस्तों। नेक्स्ट है, कभी कभी समाचारों में आने वाले बिंदिया रानी देवी, विकास ठाकुर, गुरु राज पुजारी और अंचित सेवली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इनका संबंध किससे है दोस्तों? तो इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ष 2022 के प्रसिद्ध ग्रेमी अवार्ड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ बाल एवं का पुरस्कार किस भारतीय अमेरिकी
को दिया गया। तो यह दिया गया था दोस्तों, किन्हें दिया गया था, तो याद रखना है फाल्गुनी शाह को दिया गया था दोस्तों ग्रैमी अवार्ड का बाल पुरस्कार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, मार्च 2022 में, याद रखना है मार्च 2022 में भारत के महापंजीयन कार्यालय द्वारा 2017-19 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली विशेष बुलेटिन जारी किए गए, जिसके आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्ष 2017-19 की अवधि के लिए भारत का मातृ मृत्यु दर 103 हो गया है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट खुद सही है दोस्तों कि मातृ मृत्यु सुधर कर कितना हो गया, 103 हो गया। रिपोर्ट के अनुसार ऐसी संभावना है कि भारत 2035 तक MMR दर यानी मातृ मृत्यु दर 70 दर संबंधी 70 के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में देश में, याद रखना है, देश में सबसे ज़्यादा MMR है, तो यह भी सही है। केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र भारत में सबसे कम MMR यानी मातृ मृत्यु दर वाले शीर्ष राज्य, यह भी सही है दोस्तों। आपसे गलत पूछा जा रहा था तो इसमें स्टेटमेंट केवल 2 ही गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, तो ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।